चैप्टर 6 ओपन इकोनॉमी, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर। ठीक है, सो फार वी हैव सिंप्लीफाइड द एनालिसिस ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन बाय अज्यूमिंग अ क्लोज्ड इकोनॉमी। एक क्लोज इकोनॉमी मान करके हमने अभी तक इनकम डिटर्मिनेशन का एनालिसिस किया है कि इनकम कैसे आती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे उसको क्रिएट किया जाएगा, कैसे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी मान करके, क्लोज इकोनॉमी मान करके मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो क्लोज हो, जो ओपन इकोनॉमी नहीं हो। ओपन क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है जिसका दूसरे देशों के साथ कोई लेन देन ना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता हो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। ठीक है, तो क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, अपने देश में ही सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हो, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता इनकेस, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, ये मान करके चलो। इन रियलिटी वास्तव में मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज आर ओपन। वास्तव में जो बहुत सी आधुनिक इकोनॉमीज हैं वो ओपन है। ओपन का मतलब उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इंटरेक्शन विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार में दूसरी इकोनॉमीज हैं। वाइडेंस चॉइस इन 3 ब्रॉड वेज, वो 3 विस्तृत तरीकों से चॉइस को वाइडेंस कर देती हैं, विस्तृत कर देती हैं, विस्तार देती हैं। कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, पहला क्या है, कौन सी चॉइस हो? 3 ब्रॉड वेज कौन से? कंज्यूमर्स एंड फर्म्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। ठीक है, कि जो ग्राहक हैं और जो संस्थाएं हैं उनके पास ये अवसर है कि वो विदेशी वस्तुओं को चूज करें या वो देश में बनी हुई वस्तुओं को चूज करें, डोमेस्टिक गुड्स को चूज करें। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज। यह प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज है विच अकर्स थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से होता है। ठीक है, ये क्या है? प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से जो होता है। इन्वेस्टर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स। इन्वेस्टर्स के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो या तो डोमेस्टिक एसेट्स को चुने या फॉरेन एसेट्स को चुने। फॉरेन एसेट्स का मतलब हो सकता है कि मैं मान लो भारत का हूं और मैं विदेश में जाकर के कंपनी लगा लेता हूं, तो दिस दैट कंपनी इज माय एसेट। ठीक है, एसेट होगी, मैं फॉरेन में जा करके इन्वेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, सच टाइप ऑफ मतलब एसेट्स होती हैं। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज। ये जो है किसका निर्माण करता है? फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज, कि जो मार्केट है वो फाइनेंशियली एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं, डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट्स। ठीक है, तीसरी चॉइस क्या है, तीसरा वे क्या है? फर्म्स कैन चूज वेयर टू लोकेट प्रोडक्शन। जो संस्थाएं हैं वो ये चूज कर सकती हैं कि उन्हें प्रोडक्शन को कहाँ लोकेट करना, मतलब कहाँ जा करके प्रोडक्शन करना है, फॉरेन में या डोमेस्टिक में। एंड वर्कर्स टू चूज वेयर टू वर्क, और वर्कर्स भी ये चूज कर सकते हैं कि काम कहाँ करना है। ठीक है, दिस इज द फैक्टर मार्केट लिंकेज। ये फैक्टर मार्केट लिंकेज है। ठीक है, लेबर मार्केट लिंकेज हैव बीन रिलेटिवली लेस। जो लेबर मार्केट लिंकेज है वो रिलेटिवली लेस रही है, कम रही है तुलनात्मक रूप से, ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों की जो आवाजाही है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की बाधाओं के कारण जो लेबर मार्केट लिंकेज रहे हैं वो बहुत ही कम रहे हैं। ठीक है, थ्रू इमिग्रेशन लॉज के माध्यम से जो बाधाएं हुई है वो। ठीक है, मतलब अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेबर की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेबर, ठीक है, लैंड लेबर एंड ये एंटरप्रेन्योरशिप्स वगैरह, ये तो फैक्टर्स हो गए ना, तो फैक्टर लिंकेज हो गया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हैज ट्रेडिशनली बीन सीन एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द मूवमेंट ऑफ लेबर। जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, वस्तुओं की जो मूवमेंट है, उसको पारंपरिक रूप से देखा जाता है एक लेबर के मूवमेंट के सब्स्टिट्यूट के रूप में। ठीक है, लेबर की मूवमेंट का सब्स्टिट्यूट की जगह, ठीक है, वो उसको क्या देखा जाता है कि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लेबर का मूवमेंट होने का मतलब ये है कि मान लो मैंने यहाँ जा करके कोई चीज बना दी इंडिया में, वही चीज कहाँ चली गई? अमेरिका में भेज दी हमने,
भारत में बनी हुई चीज अमेरिका में चली गई, मैं चाहे इस चीज को अमेरिका में जा करके बना दूं या मैं यहीं बना दूं, बात तो वही आएगी ना। इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट माना गया है। ठीक है। वी फोकस हेयर ऑन फर्स्ट टू लिंकेजेस, हम यहाँ पर केवल दो लिंकेजेस को फोकस करेंगे, दिस टू को। कौन से लिंकेज हो गए कि कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज होती है, फर्म्स के पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि कहाँ वो फॉरेन गुड्स को चूज करेंगे या डोमेस्टिक गुड्स को चूज करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है और इन्वेस्टर्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इन्वेस्ट कहाँ करें, फॉरेन में या डोमेस्टिक इन्वेस्टर। ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो लिंकेज पर फोकस करेंगे। अब क्या दे रखा है, एन ओपन इकोनॉमी इज वन दैट ट्रेड्स विद अदर नेशंस इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड मोस्ट ऑफन आल्सो इन फाइनेंशियल एसेट्स। जो ओपन इकोनॉमी होती है वो ऐसी इकोनॉमी होती है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड करती है, मोस्ट ऑफन और अधिकतर फाइनेंशियल असेट्स में ट्रेड करती है। फाइनेंशियल असेट्स में ट्रेड करना, ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं। तो ये ओपन इकोनॉमी होगी, मतलब जिस इकोनॉमी का दूसरे देशों की इकोनॉमी से संबंध हो वो क्या होगी, ओपन इकोनॉमी होगी। ठीक है। इंडियंस फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए जो भारतीय लोग हैं, एंजॉय यूजिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड सम ऑफ आवर प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। उदाहरण के लिए जो भारतीय लोग हैं वो उन उत्पादों का आनंद लेते हैं या उनको प्रयोग करते हैं जिन उत्पादों को दूसरे वर्ल्ड में बनाया गया है। दूसरे वर्ल्ड का मतलब इंडिया से बाहर बनाया गया है। ठीक है। हाँ, और कुछ हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी हम दूसरे कंट्रीज को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है। फॉरेन ट्रेड देयरफॉर इन्फ्लुएंसेस इंडियन एग्रीगेट डिमांड इन टू वेज। जो फॉरेन ट्रेड है, जो विदेश व्यापार है, वो भारत की जो एग्रीगेट डिमांड है उसको दो तरीकों से इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। फर्स्ट, क्या पहला तरीका क्या है, व्हेन इंडियंस बाय फॉरेन गुड्स, जब इंडियंस लोग फॉरेन गुड्स को खरीदते हैं, दिस स्पेंडिंग एस्केप्स एज ए लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। ये जो खर्चा है, मतलब हम फॉरेन गुड्स को खरीद रहे हैं, ये जो स्पेंडिंग है एस्केप्स एज ए लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है उस जो सर्कुलर फ्लो से वो एस्केप्स हो जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है। डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। अब ये सर्कुलर फ्लो से लीकेज होकर के बाहर कैसे चली जाती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं, डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक एरिया में ही यूज हो रही है, लेकिन अगर हम फॉरेन गुड्स को खरीद रहे हैं तो हमारी करेंसी फॉरेन में चली गई ना, एज ए डॉलर। ठीक है। इसलिए वो सर्कुलर वे नहीं बना। ठीक है। सर्कुलर तो डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, लेकिन फॉरेन में चली गई, वो सर्कुलर वे से बाहर होगी। समझ गए। सर्कुलर वे में क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये अगर इंडिया में ही है तो इंडिया में ही लैंड, लेबर, इनका क्या होगा, इनकम इंडिया में ही रहेगी। ठीक है। फिर उसी इनकम के साथ हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदने वापस पैसा कंपनी के पास चला जाएगा, कंपनी फिर प्रोडक्ट बना देगी, इनकम के तौर पे हमें पैसा मिल जाएगा, वही इनकम फिर उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ऐसे सर्कल चलता रहेगा। लेकिन जब हम फॉरेन गुड्स खरीद लेते हैं ना, तो फॉरेन गुड्स क्या फ्री में मिलते हैं, पैसे तो देने पड़ते हैं, तो हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के रूप में फिर बाहर चली जाती है। ठीक है। तो हाँ, बाहर हम खरीदते भी तो हैं, बाहर बेचते भी हैं, हमें मिल भी जाता है। ठीक है। सेकेंड, आवर एक्सपोर्ट्स टू फॉरेनर्स एंटर एज एन इंजेक्शन इनटू सर्कुलर फ्लो। हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो फॉरेनर्स को हम भेज रहे हैं, वो हमारे सर्कुलर फ्लो में एक इंजेक्शन का काम करता है। जो सर्कुलर फ्लो है, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, करेंसी आ गई, तो करेंसी में और इंजेक्ट हो गया, सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन का मतलब पता क्या होता है, जो मैंने बताया था ना, JECT, जैक्ट। जैक्ट मीन्स होता थ्रो, इजेक्ट
टू थ्रो आउट, इंजेक्ट, टू थ्रो इन, अंदर आना। इंजेक्शन का मतलब क्या आता है? अंदर आना। जो बाहर जो हम विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, उससे सर्कुलर फ्लो में क्या होता है? इंजेक्शन होता है। क्या? सर्कुलर इकोनॉमी में इनकम का। ठीक है। इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, मतलब करेंसी आ गई ज्यादा सर्कुलर फ्लो में, और करेंसी अगर ज्यादा आ गई तो इसका मतलब क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की होगी डिमांड ज्यादा। मैं समझाता हूँ इसको डोमेस्टिकली कैसे होगी डिमांड। मान लो मैं शर्ट सिलता हूँ एक महीने में 100, मेरे को मेरी शर्ट इतनी बढ़िया होगी कि विदेश में भी पसंद होने लगी, विदेश से भी डिमांड आ गई, तो मैं क्या करूँगा? उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए मैं और ज़्यादा क्या करूँगा? प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा। प्रोडक्शन में ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई है, तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो इस उससे कि जो फॉरेन ट्रेड है वो डिमांड इंक्रीज कर भी सकता है। ये तो एक भी हो गया एक्सपोर्ट के केस में कि भाई डिमांड इंक्रीज है, वी हैव टू एक्सपोर्ट अवर गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो अभी क्या हो गया कि मेरी शर्ट की वैल्यू नहीं रही इंडिया में। ठीक है, मैं अच्छी नहीं बनाता, जैसा कि हिस्ट्री में हुआ था खादी कपड़ा वगैरह पहले। ठीक है, बाहर से जो सूती कपड़ा बन करके आ रहा है ना, वो इतना फाइन बन करके आ रहा है और वो सस्ता भी है, तो उनकी डिमांड हो गई। तो जब उनकी डिमांड हो जाएगी, जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा? इंजेक्शन एंड इजेक्शन हो जाएगा। ठीक है। टोटल फॉरेन ट्रेड, जो टोटल फॉरेन ट्रेड है, टोटल फॉरेन ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मिला करके, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के प्रोपोर्शन के रूप में, इज ए कॉमन मेजर, वो एक कॉमन मेजर है ऑफ द डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के खुलेपन की डिग्री का एक कॉमन मेजर है। ठीक है। इन 2004-5, 2004 और 5 में दिस वाज 38.9% फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का जो 38.9% था, वो क्या था? फॉरेन ट्रेड था, टोटल फॉरेन ट्रेड। Imports constituted 17.1% and export 11.8% of GDP। मतलब 2004-5 में जो भी जीडीपी थी, उस जीडीपी का 38.9% क्या था? ओपननेस था, मतलब टोटल ट्रेड हुआ था। उस टोटल ट्रेड में से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में से क्या था? इंपोर्ट था 17.1%, मतलब बाहर से इतने प्रतिशत चीजें हमने मंगवाई और हमने भेजी कितनी? 11.8% भेजी हमने, मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया। ठीक है। दिस इज सब्सटेंशियली हायर देन ए टोटल ऑफ 16%। यह 16% से काफी ज्यादा हायर है, काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है। दैट प्रीवेल्ड इन 1985-86, जो 1985-86 में था, मतलब 1985 और 1986 में 16% था ऐसा। ठीक है। और अब क्या हो गया? अब ये कम हो गया 2004-5 में। हाउएवर, हालांकि इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, मुकाबले में, तुलना में, इंडिया इज रिलेटिवली लेस ओपन। जो इंडिया है वो रिलेटिवली लेस ओपन है, बहुत कम ओपन है, वो इतना ज्यादा ओपन नहीं है। देर आर सेवरल सेंचुरीज, काफी सेंचुरीज से सेवरल कंट्रीज, बहुत से ऐसे कंट्रीज रहे हैं हुज फॉरेन ट्रेड प्रोपोर्शन, जिनका जो फॉरेन ट्रेड प्रोपोर्शन है आर अबव 50% ऑफ जीडीपी, वो उनके जीडीपी से 50% ज्यादा रहा है। ठीक है, 50% से भी ज्यादा रहा, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं। लेकिन इंडिया में क्या है? 2004-5 में 38.9% था, लगभग 40% हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। नाउ अब क्या है? व्हेन गुड्स मूव अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, जब वस्तुएं नेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर लेती हैं या बॉर्डर से बाहर जाती हैं, मनी मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। मनी अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, मनी कहीं पर भी कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। गुड्स ले लो चाहे सर्विस ले लो, कुछ भी करो, कोई भी चीज खरीद ली, मान लो लैपटॉप खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, गुड्स इस तरफ आएगी तो मनी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो सेम बता रखा है। एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर देर इज नो सिंगल करेंसी, ऐसी कोई भी करेंसी नहीं है दैट इज इश्यूड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल इश्यू अथॉरिटी के द्वारा इश्यू की गई हो। ठीक है। फॉरेन इकोनॉमिक एजेंट्स विल एक्सेप्ट ए नेशनल करेंसी ओनली। फॉरेन इकोनॉमिक एजेंट्स जो हैं वो केवल नेशनल करेंसी को ही एक्सेप्ट करेंगे।
ठीक है, मैं केवल रुपया ही वो करूंगा, मैं डॉलर नहीं लूंगा, मैं तो रुपये में व्यापार करता हूँ, क्योंकि हम इंडिया में हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रुपया एक्सचेंज करके देना होगा, या हम डॉलर ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, डॉलर को एज इट इज तो हम यूज कर नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास जाकर के उसका एक्सचेंज करवाना पड़ेगा डोमेस्टिक करेंसी के साथ। और इसका कुछ टैक्स भी देती है सरकार अगर हमारे नो पास डॉलर टैक्स। है? If they are convinced that the currency will maintain its stable purchasing power, यदि वे कन्विंस हो जाते हैं कि जो करेंसी है वो एक स्टेबल परचेजिंग पावर को मेंटेन रखेगी। परचेजिंग पावर तो समझते होगे, मैंने बताया था पहले, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई भी करेंसी नहीं है जो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इश्यू की गई हो, ठीक है। और जो फॉरेन इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो केवल नेशनल करेंसी को ही एक्सेप्ट करते हैं जब उनको कन्विंस हो जाता है कि ये जो करेंसी है ये एक स्टेबल परचेजिंग पावर को मेंटेन रख पाएगी, ठीक है। विदाउट दिस कॉन्फिडेंस, बिना इस कॉन्फिडेंस के करेंसी विल नॉट बी यूज्ड, एक जो करेंसी है वो यूज नहीं होगी एज एन इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक इंटरनेशनल एक्सचेंज के मीडियम के रूप में, एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, और अकाउंट के एक यूनिट के रूप में। Since there is no international authority with the power to force the use of a particular currency in international transaction, क्योंकि ऐसी कोई भी इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है जिसके पास यह पावर हो कि वो एक विशेष प्रकार की करेंसी को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सके। नो इंटरनेशनल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी हैं जो करेंसी को यूज कर जारी करती हैं अपने अपने देश में, लेकिन इंटरनेशनल तो नहीं है ना। गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड टू गेन कॉन्फिडेंस, सरकारों ने कॉन्फिडेंस प्राप्त करने की कोशिश की है ऑफ पोटेंशियल यूजर्स की, कुछ यूजर्स की, बाय अनाउंसिंग दैट, ये अनाउंस करके कि जो नेशनल करेंसी है विल बी फ्रीली कन्वर्टिबल, कि वो फ्रीली कन्वर्टिबल होगी एट ए फिक्स्ड प्राइस इनटू अनदर एसेट्स, एक फिक्स्ड प्राइस में एक एसेट्स की, ठीक है, दूसरी एसेट्स में। एसेट्स का मतलब कोई भी जिसकी मॉनेटरी वैल्यू जो मैंने बताया था, मतलब हम मेरे पास डॉलर हैं तो एक फिक्स प्राइस पर उस डॉलर को मैं कन्वर्ट करवा सकता हूँ रुपये में, मैं दूसरी करेंसी में भी कन्वर्ट करवा सकता हूँ, लेकिन उसका क्या होगा, फिक्स प्राइस होगा। अगर मान लो मैं डॉलर को कन्वर्ट करवा रहा हूँ और वो मान लो टैक्स स्लैब से भी ऊपर चला गया है और मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं इस डॉलर से डॉलर कन्वर्ट करवाऊंगा ही क्यों, मैं थोड़े थोड़े करवा लूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ। ओवर हुज वैल्यू द इश्यूइंग अथॉरिटी, किसकी वैल्यू पर जो इश्यूइंग अथॉरिटी है जो करेंसी इश्यू कर रही है, हैज नो कंट्रोल, ठीक है, जिसकी वैल्यू पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। किसकी वैल्यू पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उसकी, मतलब कितना भी हम वो करवा सकते हैं एक्सचेंज। दिस अदर एसेट्स मोस्ट ऑफन हैज बीन गोल्ड, ये जो दूसरी एसेट्स है ये मोस्ट ऑफन गोल्ड रही है, ठीक है, मतलब डॉलर है, डॉलर को गोल्ड में चेंज करवा लो, और अदर नेशनल करेंसीज दूसरी नेशनल करेंसीज में चेंज करवा लो, ठीक है। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कमिटमेंट, इस कमिटमेंट के दो पहलू हैं। दैट हैज अफेक्टेड इट्स क्रेडिबिलिटी, जिसने इसकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्टेड किया, प्रभाव डाला इसके ऊपर, इसकी विश्वसनीयता पर। द एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्रीली इन अनलिमिटेड अमाउंट्स, जो एबिलिटी है फ्रीली किसी भी अनलिमिटेड अमाउंट को कन्वर्ट करवाने की, एंड द प्राइस एट विच कन्वर्जन टेक्स प्लेस, और वो प्राइस जिस पर कन्वर्जन होता है, क्या प्राइस है, ठीक है। इसके दो एस्पेक्ट हो गए कि कितनी मात्रा में हमें एक्सचेंज करवाना है, कन्वर्ट करवाना है, और कितनी मतलब कितने प्राइस पर उसको करवाना है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, हैज बीन सेट अप, इसकी स्थापना की गई है, टू हैंडल दिस इश्यूज, इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए, एंड एंश्योर स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस, और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता को बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्थापित किया गया। अनसेंस कमिटमेंट, किसी भी देश की जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट मीन्स प्रतिज्ञा वचन वगैरह, रिगार्डिंग द अबाउ टू इश्यूज, ठीक है, इन जो ऊपर दिए गए दो इश्यूज हैं इनसे संबंधित किसी भी नेशन की जो कमिटमेंट है, विल अफेक्ट इट्स ट्रेड, वो इसके ट्रेड को अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी व्यापार को, एंड फाइनेंशियल इंटरेक्शंस, और जो फाइनेंशियल इंटरेक्शंस होगा विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी बचे हुए शेष संसार के साथ।
जो इसका इंटरेक्शन है और इसका जो ट्रेड है इसको क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। किसको क्या इफेक्ट करेगी, कि कितनी मात्रा में हम कन्वर्ट करवा रहे हैं करेंसी को और किस प्राइस पर कन्वर्ट करवा रहे हैं, इसके व्यापार को भी करेगी इफेक्ट और इसके फाइनेंशियल इंटरेक्शंस को भी। क्यों? क्योंकि मैं अगर $1 दे रहा हूं तो मुझको कितने रुपए मिल रहे हैं, रुपए ज्यादा मिल रहे हैं कि कम मिल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये रोज वैसे डेल तो ये कहते हैं कि हमें मीन्स $1 के बदले में इतने पैसे मिलने चाहिए, है ना? ज्यादा मिलने चाहिए, हमारी ये रहती है। लेकिन वैसे हम ये भी बोलते हैं कि जो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर रुपए की वैल्यू बढ़ती है। हाँ ये होता है। फिर हम बिफोर इसको इन 1945 वी हैव $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज, 1 रुपी, ठीक है। तो उस टाइम पे था, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जो रुपया है उसका डेप्रिसिएशन होता चला गया, इन्फ्लेशन वगैरह होती चली गई। तो ठीक है, अब हमें क्या मीन्स क्या होना चाहिए? अगर आप क्या सोचते हैं कि मैं अगर मेरे विचार से पूछो तो $1 में $20-25 या $100-200 तो आने ही चाहिए। ₹1 में 100-200 हाँ, मेरे विचारों से अगर चलो तो ₹1 में, हाँ, लेकिन परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए इंडिया की रुपीस की। ये हो सकता है बट हो तो नहीं रहा। लेट्स वेट, हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। वे बिगिन सेक्शन 6.1। सेक्शन 6.1 को हम शुरू करते हैं विद द अकाउंटिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की अकाउंटिंग के साथ, लेखे जोखे के साथ, एंड फाइनेंशियल फ्लोज और फाइनेंशियल फ्लोज के साथ। द नेक्स्ट सेक्शन एग्जामिन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। जो अगला सेक्शन होगा वो मूल्य निर्धारण को एग्जामिन करेगा। एट विच नेशनल करेंसीज आर एक्सचेंज फॉर ईच अदर। जिस मूल्य पर नेशनल करेंसी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती हैं। इन सेक्शन 6.3, सेक्शन 6.3 पर द क्लोज्ड इकोनॉमी इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल, जो क्लोज इकोनॉमी इनकम एक्सपेंडिचर मॉडल है, इज अमेंडेड, उसको अमेंड किया गया टू इंक्लूड इंटरनेशनल इफेक्ट्स। उसको इंटरनेशनल इफेक्ट्स इंक्लूड करने के लिए उसको अमेंड किया गया, सुधारा गया। ठीक है, संशोधन किया गया उसमें। 6.1 द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, लेट मी चेक। ठीक है, इसको कर ही लेते हैं अभी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को, या कल करवाऊं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन सिंपली वी कॉल इज बीओपी। ठीक है, ये क्या करता है? रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं का और सेवाओं का जो ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन जो हुआ है, उसको रिकॉर्ड करता बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। एंड असेट्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, या असेट्स का लेन देन हुआ है, ठीक है, रेजिडेंट्स के बीच, किसी देश के रेजिडेंट्स के बीच विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दूसरे देशों के साथ, बाकी बचे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट्स का बैलेंस। समझ गए? ये किसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स का। गुड्स और सर्विसेज और जो एसेट्स हैं, फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन में गई हैं, फॉरेन से आई हैं, इनका जो लेखा जोखा है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स शो करती है। ठीक है, देयर आर टू मेन अकाउंट्स इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में मुख्य रूप से दो अकाउंट होते हैं, द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। जो करंट अकाउंट होता है वो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं उनको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज में। ट्रेड इन सर्विसेज डिनोटेड एज इनविजिबल ट्रेड। जो सर्विसेज में जो ट्रेड होता है, सेवाओं में जो व्यापार होता है, उसको एक इनविजिबल ट्रेड के रूप में डिनोटेड किया गया, बताया गया। इनविजिबल ट्रेड मतलब पता नहीं चलता इस ट्रेड का, अदर से ट्रेड। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट सीन टू क्रॉस नेशनल बॉर्डर, क्योंकि नहीं देखा जाता है कि वो नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करती हैं। सर्विसेज कब क्रॉस चली गई? ठीक है, मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, ऑनलाइन किसी प्राइवेट कंपनी जो एमएनसी है, दूसरे देश में सिचुएटेड है, उसके लिए काम कर रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? सर्विसेज का पता चला कि क्रॉस कर लिया कि नहीं कर लिया, नहीं किया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जो ट्रेड इन सर्विसेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज इज कॉल्ड इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, इनक्लूड्स बोथ फैक्ट्री इनकम, और इसमें क्या शामिल होता है? सर्विसेज में फैक्ट्री इनकम होती है, ठीक है,
जैसे कि पेमेंट फॉर इनपुट्स की होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, दैट इज अर्थात द इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड्स हो गया ऑन आवर एसेट्स, हमारी एसेट्स पर एब्रोड, जो एब्रोड में है, माइनस द इनकम फॉरेनर्स अर्न ऑन एसेट्स दे ओन इन इंडिया, एंड नॉन फैक्ट्री इनकम, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एटसेट्रा, ये होती हैं। मैं दोबारा फिर बताता हूँ इसको। जो ट्रेड इन सर्विस होता है उसको हम इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं। इनविजिबल ट्रेड हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्विसेज ने कब बॉर्डर को क्रॉस कर लिया हमें पता नहीं चलता, और इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, फैक्ट्री इनकम भी होती है और नॉन फैक्ट्री इनकम भी होती है। फैक्ट्री इनकम में क्या क्या आएगा, मैंने बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो आएगा उसमें, ठीक है। वो आ करके फैक्ट्री इनकम्स में हमें इंटरेस्ट मिला है, हमें प्रॉफिट हुआ उनसे, ठीक है, हमारी एसेट्स से, जो हमारी एसेट्स फॉरेन में सिचुएटेड है। मानो फॉरेन में कोई कंपनी है और कंपनी कुछ भी प्रोड्यूस करेगी तो फैक्टर तो लगेंगे ना उसमें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। उनसे हमें जो फायदा हुआ है वो फायदा माइनस वो अर्निंग जो विदेशी कंपनियों ने डोमेस्टिक टेरिटरी से की है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी दूसरे देश में स्टैब्लिश हो सकती है तो दूसरे देश की भी तो हमारे देश में स्टैब्लिश हो सकती है, तो इनको माइनस किया जाएगा, वो ट्रेड इन सर्विसेज आएगा। क्या हमारे देश में जो फॉरेनर जो कंपनी है क्या वो आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए, फिर हमारा जो ठीक डोमेस्टिक है। जो ये तो डोमेस्ट द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज हाई बिकॉज इंडिया इज ए पॉपुलस कंट्री, ठीक है। इफ फॉरेन फर्म्स कम इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी हाई, इंक्रीज हो जाएगा वो, तो लोगों को रोजगार मिल गया, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीजें बनेगी मेड इन इंडिया होंगी, ठीक है। सम 10 to 15 days ago our honorable prime minister commented that if there is an enemy, ठीक है, it is dependence on foreign trade। उसने बताया था यदि कोई दुश्मन है तो दुश्मन है विदेशों के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, फॉरेन जो ट्रेड है उसके ऊपर निर्भरता, सेल्फ सफिशिएंट बनो, आत्मनिर्भर बनो, ये मोदी ने बोला था, ठीक है। तो फॉरेन अगर कंपनीज यहाँ पर आती हैं तो ये अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो हरियाणा के डिप्यूटी मिनिस्टर्स थे, नाम नहीं याद मेरे को, ठीक है, उसका ब्योंत नहीं था इतना, लेकिन चलो ठीक है। उसने क्या किया था, उसने एक लेजिस्लेशन प्रोमलगेट कर दिया था विधानसभा में कि 75% आरक्षण हरियाणा वालों को कंपनियों में मिलेगा जो कंपनियां हरियाणा में स्थित हैं, ठीक है। तो 75% हरियाणा वालों को आरक्षण अगर वो दे देंगे, हरियाणा में टैलेंट ना हो तो दे देंगे, तो कैसे दे देंगे, वो नहीं हो सकता, वो तो बेस्ड ऑन इक्वलिटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फॉरेन कंपनियां जो हैं वो हरियाणा से भाग जाएंगी फिर, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बताया इसको, कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। आरक्षण की जो कैप है वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बताया था, अच्छी बात है अगर फॉरेन कंपनीज हरियाणा में आती हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हरियाणा में इनकम बढ़ेगी, रोजगार के अवसर होंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले एक महिला ने कहा था उसको, मुख्यमंत्री को, खट्टर को, कि सर कंपनियां वगैरह लगवा दो, ऐसा ऐसा उसने कमेंट की थी, बाद में माफ़ी भी मांगी थी। तो ट्राई टू थिंक कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कंपनियां वगैरह लगवा दो, इसीलिए तो सोच रहे हैं कि भी रोजगार मिल जाएगा, कुछ हो लग जाएगा। मान लो आप हमारे एरिया में कोई कंपनी लग गई, कंपनी क्या लग गई, प्राइवेट स्कूल हो गया, ठीक है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट टीचर को भर्ती करने लगी, ठीक है, आपकी जॉब तो लगी फिर, क्यों लगी, क्योंकि एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूशन आई इसलिए लगी, ठीक है, रोजगार के अवसर आते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? तो समझ गए ना इनविजिबल ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इन सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड होता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि सर्विस ने कब बॉर्डर को क्रॉस कर लिया। ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिसिप्ट्स, जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं वो रिसिप्ट्स होती हैं, प्राप्तियां होती हैं, विच द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, ठीक है, जो
जो एक कंट्री का रेजिडेंस होता है, ठीक है, रिसीव फॉर फ्री, जो फ्री में रिसीव करता है। मान लो मैं हूं, मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा भाई लगा लो, वो फॉरेन में है, तो फॉरेन में वो ट्रांसफर करेगा मेरे पास पैसे, तो मेरे को वापस थोड़े ना देने होंगे, वो अपने घर के खर्चे के लिए दे रहा है, भाई तू घर को संभाल ले, मैं कमाने जा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस ये ट्रांसफर पेमेंट्स होती है और फ्री में रिसीव करते हैं हम इसको, विदाउट हैविंग टू मेक एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट्स इन रिटर्न, जिसका मैं वर्तमान में और भविष्य में कोई भी रिटर्न में पेमेंट नहीं करूंगा उसको, जो मेरे को मिल जाएगी। दे कंसिस्ट ऑफ रेमिटेंसेज, उनमें रेमिटेंसेज हो सकते हैं। रेमिटेंसेज क्या होते हैं? कोई भी ट्रांसफर पेमेंट जो फॉरेन से आ रही है और हमें मिल रही रेमिटेंसेज होगी। और पेमेंट से क्यों आएगी? गिफ्ट भी तो आ सकते हैं फॉरेन से, और ग्रांट्स भी आ सकती हैं फॉरेन से। ग्रांट्स मैंने बताया था वापिस नहीं करनी होती, ठीक है, जैसा इन द केस ऑफ श्रीलंका, ठीक है। दे कुड बी ऑफिशियल और प्राइवेट, ये चीजें ऑफिशियल हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं। ग्रांट्स आर ऑफिशियल्स हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं, ठीक है। गिफ्ट ऑफिशियल हो सकते हैं, रेमिटेंसेज ऑफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट का बैलेंस है, एंड इंपोर्ट्स, और जो इंपोर्ट्स का बैलेंस है, ऑफ गुड्स, गुड्स में मतलब गुड्स ज्यादा गई हैं या ज्यादा आई हैं, ठीक है, ये जो बैलेंस है इज रेफर टू एज ट्रेड बैलेंस। इसको क्या बोला जाता है? ट्रेड बैलेंस। समझ गए? एडिंग ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज को अगर हम ट्रेड में ऐड कर देते हैं, एंड नेट ट्रांसफर्स टू द ट्रेड बैलेंस, और ट्रेड बैलेंस में नेट ट्रांसफर को ऐड कर देते हैं, वी गेट द करंट अकाउंट बैलेंस, हमें करंट अकाउंट बैलेंस मिल जाता है। मैं समझाता हूं इसको क्या। मैंने बताया था ट्रेड इन सर्विसेज इज कॉल्ड एन इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। उस इनविजिबल ट्रेड में हम नेट ट्रांसफर को ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं। नेट ट्रांसफर कौन सा? कि बाहर कितने पैसे गए हैं और अंदर कितने आए हैं, उनका माइनस करके जो ज्यादा होगा वो नेट ट्रांसफर। पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, वो ऐड करना है। नेगेटिव है तो घट जाएगी, पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगी, ठीक है। उसमें हमने नेट ट्रांसफर ऐड कर दिया, और नेट ट्रांसफर जो ऐड करना है उसमें ट्रेड बैलेंस में, कि ट्रेड बैलेंस कितना रहा है, उसमें ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाता है? करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। जो ट्रेड इन सर्विसेज है, नेट ट्रांसफर है, जब हम ट्रेड बैलेंस में ऐड कर देते हैं हमें करंट अकाउंट बैलेंस मिल जाता है। द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स, जो कैपिटल अकाउंट है वो रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल इंटरनेशनल परचेजेस, सभी इंटरनेशनल परचेजेस को रिकॉर्ड करता है, एंड सेल्स ऑफ एसेट्स सच एज मनी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, और इनको भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या क्या रिकॉर्ड करता है? किसका लेखा जोखा रखता है? इंटरनेशनल परचेजेस। इंटरनेशनल परचेजेस कुछ भी परचेजेस हो, एंड और सेल्स ऑफ एसेट्स सच एज मनी, जैसे किसी की सेल हुई है, मनी की, स्टॉक्स की, ठीक है, स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, ठीक है। वी नोट दैट एनी ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन ए पेमेंट टू फॉरेनर्स इज एंटर्ड एज ए डेबिट। हमें नोट करना होगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन है जो जिस ट्रांजैक्शन के माध्यम से फॉरेनर्स को पेमेंट दी जाती है, इज एंटर्ड एज डेबिट, उसको डेबिट लिखा जाता है। डेबिट का मतलब माइनस करना होगा अकाउंट से, ठीक है, क्योंकि फॉरेन में जा रही है वो, कुछ भी जा रही हो, हमारे पास से तो गई, मॉनेटरी वैल्यू किसी की भी हो, एंड इज गिवन ए नेगेटिव साइन, और उसको एक नेगेटिव साइन दिया जाता है। कौन सा साइन? नेगेटिव, माइनस का साइन दिया जाता है। एनी ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेनर्स, कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो रिसिप्ट में होता है, मतलब जिससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, ठीक है, इज एंटर्ड एज ए क्रेडिट, वो क्रेडिट में एंटर किया जाता है, एंड इज गिवन ए पॉजिटिव साइन। बैलेंस ऑफ पेमेंट बता रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव साइंस, दैट इज डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। कुछ भी जो हमारे देश से गया डेबिट में लिखो, जो बाहर से हमारे देश में आया है, ठीक है, वो क्रेडिट में होगा, प्लस में होगा। क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट, की सरप्लस कब होगी, डेफिसिट कब होगी, ओके, कल डिस्कस कर लेंगे।